मैं सृष्टि मिश्रा। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी एक दूसरे पर दनादन हमले कर रहे हैं। क्रूड के दाम आसमान पर है और दुनिया के शेयर बाजारों में जोरदार उतार चढ़ाव बना हुआ है। इन सब ग्लोबल टेंशन के बीच मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ी वार्निंग दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि इतिहास का सबसे बड़ा बुलबुला अब फटने के करीब है, लेकिन यह अमीर बनने का समय भी है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सोना, चांदी और बिटकॉइन को इसका जरिया बता दिया और नया टारगेट सेट कर दिया है। तो जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी सोने चांदी को, उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा है नया टारगेट दिया है। अब देखिए सोने चांदी के दामों में दर्शकों युद्ध के बीच लगातार इजाफा कभी देखने को मिल रहा है, कभी उसमें थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। अब दुनिया परेशान है, दुनिया सोना चांदी और बिटकॉइन को लेकर परेशान है, हैरान है कि आखिर क्या होगा निवेश का, आखिर कैसे हम निवेश करें ताकि निवेश जो है वो हमें आगे फायदा दे पाए। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी देंगे, लेकिन पहले आपको जानकारी दे दें कियोसाकी का बड़ा दावा क्या है। इतिहास का सबसे बड़ा बुलबुला फूटने के करीब है। आप ग्राफिक्स देखिए, इतिहास का सबसे बड़ा बुलबुला फूटने के करीब है। एक पिन इस बुलबुले को फोड़ देगी और यह जल्द होगा। कियोसाकी का बड़ा दावा है जो आपको हम बता रहे हैं। 1 साल बाद सोना चांदी नए शिखर तक पहुंचेगा। वो कह रहे हैं 1 साल के बाद नए शिखर तक पहुंचेगा। बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसी रॉकेट बन जाएंगे। बुलबुले से बचकर ये अमीर बनने का समय भी है। बुलबुले से बचकर ये अमीर बनने का समय उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। आप देखिए यहां कहा है बुलबुला फूटते ही सोने चांदी की कीमतें जो है, गोल्ड रेट जो है $35,000 प्रति औंस तक पहुंच जाएगा। जी हां, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। कॉमेक्स पर सोना फिलहाल $5,000 के आसपास है। चांदी की कीमत $200 प्रति औंस तक पहुंच जाएगी। ये हमें आपको बता रहे हैं जो उन्होंने दावा किया है कियोसाकी ने। बिटकॉइन क्रिप्टो के $7,50,000 कह रहे हैं। यहां क्रिप्टो इथेरियम के लिए नया टारगेट $95,000 सेट किया गया है। जी हां, जो ये बड़ी जानकारी देते नजर आए तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इतिहास का जो है सबसे बड़ा बुलबुला फूटने वाला है। ये बड़ी जानकारी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लगातार बिटकॉइन को लेकर, सोने चांदी को लेकर व्यापारी एक तरफ देश में परेशान है, एक तरफ पूरे दुनिया में सोने चांदी की कीमतों से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अब व्यापार की नया स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है। और चलिए पैनल पर हम स्वागत करेंगे रजत मिश्रा जी, अर्थशास्त्री के तौर पर हमसे जुड़ चुके हैं। रजत जी आपको गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और आपसे मैं सीधा जानना चाहूंगी ये जो कियोसाकी के बड़े दावे हैं कितना सच आप मान रहे हैं रजत जी? सृष्टि जी देखिए, ये जो दावे और प्रतिदावे हैं ये लगातार चलते आ रहे हैं क्रिप्टो का जब से इसकी शुरुआत हुई है। तो अब एग्जैक्टली इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो कुछ सालों बाद ही शायद हमें पता चलेगा और उसके बीच में बहुत तरह के फ्लक्चुएशन हो जाएंगे। समस्या देखिए 2 तरह की है। एक तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जिसमें आप इस तरह की चीजों में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप लगा रहे होते हैं। कई बार आप ट्रेडिंग या गैम्बलिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये सारी बातें सुनने के बाद इनके कारण ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे या गैम्बलिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये एक आम जनता के लिए या रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। अगर आप इसको सरकार की तरफ से सोचना शुरू करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की तरफ से सोचना शुरू करेंगे, क्या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए होने लग जाएगा, इस तरह की बातें जब सोचना शुरू करते हैं तब आपको नजर आता है कि हाँ, यहाँ पर ये जो बातें होती हैं ये सामान्यतः सही हो सकती हैं और हो सकता है इवेंचुअली इस तरह का कोई भी चीज न हो पाए। क्योंकि जब ट्रंप पिछले साल इनॉग्रेशन हुआ था उनका प्रेसिडेंट के तौर पे, उस ड्यूरेशन में उन्होंने क्रिप्टो को बहुत बूस्ट दिया था। उन्होंने अपने खुद के मीम कॉइन्स स्टार्ट किए, जो क्रिप्टो के अलग अलग कंपनीज के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उस समय क्रिप्टो का राइज देखने लायक था। लेकिन उसके बाद वापस जो इसमें फॉल या एक तरह का स्टैग्नेशन आया, वो इस चीज को बता रहा है कि ट्रंप यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के चाहने के बाद भी जरूरी नहीं है कि क्रिप्टो उस तरह से नॉर्मलाइज हो सके जैसा क्रिप्टो को सपोर्ट करने वाले लोग चाहते हैं। ये जो दावे और प्रतिदावे हैं ये देखने की बात रहेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा
ईरान का जो अभी वॉर चल रहा है, इस ड्यूरेशन में क्रिप्टो ने राइज किया है बाकियों के कंपैरिजन में। हमने देखा है कि कैसे अलग अलग स्टॉक मार्केट्स टूटे हैं पिछले, आज 2-3 दिन अगर छोड़ दीजिए तो उसके पहले के 2 हफ्तों में सारे मार्केट्स टूटे हैं। गोल्ड भी राइज नहीं किया, नॉर्मली गोल्ड बिल्कुल। राइज करता है, वॉर के टाइम पे वो भी नहीं किया। लेकिन उसके कंपैरिजन में क्रिप्टो ओवरऑल लगभग 8-10% बढ़ा है। तो ये जो राइज है ये मतलब एंटी क्लाइमेटिक है, नॉर्मल सिनेरियो से अलग है। इस तरह की चीजें हम हर बार हर एक स्टेज में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बिल्कुल प्रेडिक्शन है ये लॉन्ग टर्म के सिनेरियो में ज्यादा फिट है। रजत जी, आपने बिल्कुल ये बातें ठीक कह दी कि इसमें कोई प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता, एक्सपर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा देखा जाता है कि एक हफ्ते के भीतर भी यहाँ पर भारी उछाल और गिरावट देखने को मिलता है। लेकिन जरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से कियोसाकी कह रहे हैं कि बुलबुला फूटने वाला है, आप बेहतर बताएंगे दर्शकों को कि बुलबुला फूटने की जो वो बात कहते नजर आ रहे हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं रजत जी? देखिए सृष्टि जी, अभी रिसेंटली आप कुछ कंट्रीज का सिनेरियो देखिए। हाँ जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये चीजें बड़े ग्लोबल लेवल पर ही आप देखेंगे तभी काम हो सकता है, किसी बिल्कुल। एक पर्सन के नए ज्यादा खरीद लेने या कम खरीद लेने से नहीं होगा हम्म। बिटकॉइन का या क्रिप्टो का। हम्म। तो इसमें अमेरिका का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप ऑस्ट्रेलिया क्या लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली क्रिप्टो के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की बात कही है। हम्म। ये एक पॉजिटिव साइन है क्रिप्टो का। लेकिन इसके विपरीत कोरिया में ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म था उस पर फाइन लगाया है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वो क्रिप्टो के लिए नेगेटिव बात हो गई। सिमिलरली 2-3 और अलग अलग कंट्रीज हैं। कनाडा कनाडा ने लगभग 20-25 ऐसे हब्स थे जो क्रिप्टो के होते हैं, उनको उन्होंने बैन कर दिया और क्लोज कर दिया। जी। ये जो रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं ये चीजों को ज्यादा चेंज करते हैं। तो जो बबल वाली बात आ रही है, हमने बहुत बार इस बारे में डिस्कशन किया है कि क्रिप्टो फाइनेंसिंग किस तरह से टेरर से जुड़ा हुआ होता है, ड्रग्स से जुड़ा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग उसमें इन्वॉल्व होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व होती है। इन सब चीजों के लिए क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सपोज इन चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू होता है तो क्रिप्टो करेंसी के जो बहुत से यूसेज हैं, जो कि बहुत गलत यूसेज हैं, वो कम होंगे। अगर वो कम होंगे तो अपने आप इस पर प्रेशर आना ज्यादा शुरू हो जाता है। और अगर कंट्रीज इस तरह के एक्शंस लेने लग जाती हैं अलग अलग हब्स पर जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, चाहे हम पीएमएलए बिल्कुल। के अंतर्गत देखें, एसईसी के अंतर्गत देखें, तो ये ओवरऑल सिचुएशन को बबल के फॉर्म में बनाता है। बिकॉज जो लगातार हाइप बनी हुई है कि ये बढ़ता जाएगा, और हमने कोविड के टाइम पे जो राइज देखा था, सभी लोग क्रिप्टो लेने लग गए। बिल्कुल। ये जो चीजें होती हैं ये बबल क्रिएट करती हैं, और ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो कोई भी सरकार उसमें ले या अपने कंट्री में उसको बैन कर ले। हमने खुद देखा कि इंडिया के केस में भी जब टैक्सेशन लगा है या बजट में प्रावधान आने शुरू हुए तो किस तरह से क्रिप्टो का ओवरऑल मार्केट यहाँ इंडिया के सिनेरियो में गिरा। तो इस तरह की बहुत सी चीजें रहती हैं जो इसको बबल बनाती हैं, और ऐसी अलग अलग सिचुएशंस आने पर इस बबल के फूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो कह रहे हैं वो इन सभी चीजों को रेफर करते हुए इसे बबल के फॉर्म में बता रहे हैं। ओके रजत जी, वन मोर क्वेश्चन। अगर बात की जाए, ये कह रहे हैं कि $35,000 सोना पहुंच जाएगा, तो आप भारत देश में क्या बोलना चाहते हैं? जिस तरीके से निवेशकों के लिए टेंशन में आप ले रहे हैं या फिर इसको फायदे के रूप में देख रहे हैं? कह रहे हैं कि भारत यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आप भी युद्ध देख रहे हैं, तो ऐसे में वो ये कंक्लूजन पे आ रहे हैं, ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जब तमाम देशों में युद्ध हो रहा है तो अमीर बनने का मौका है। तो क्या आप भी मान रहे हैं जी कि वाकई अमीर बनने का मौका है? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान के वॉर के टाइम पे नॉर्मली हम मानते हैं कि वॉर के समय में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। गोल्ड एक स्टेबल करेंसी होती है, एक जी जी। सिक्योर हेवन होता है, सेफ हेवन होता है। लेकिन ईरान के समय ऐसा नहीं हुआ। ईरान वॉर में हमने ये नहीं देखा, इसका उल्टा हुआ। हम्म। गोल्ड के साथ आप जो कह रही हैं कि लोगों के अगर नजरिए से बात करें तो इसके प्राइसेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ओके। इवेंचुअली वो चीज ट्रेंड है जो बढ़ता है। हम्म। लेकिन अगर आप देश के सिनेरियो में बात करना शुरू करेंगे तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। क्योंकि बिल्कुल। अगर फरवरी का ही जो डेटा कल का आया है उसको अगर आप देखेंगे तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग वैसा ही रहा है, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है। यानी कि भारत का ट्रेड डेफिसिट फरवरी 2025 के कंपैरिजन में फरवरी 2026 में लगभग दुगना हो गया है। और उसमें से 28% राइज जो है वो गोल्ड का है। यानी कि ये जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है ये इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है कि गोल्ड लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। और इसको अगर आप गिरते हुए रुपए के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता चला जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ओवरऑल भारत के इंपोर्ट के लिए, ट्रेड के सिनेरियो में, और भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तीनों
के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। इंडिविजुअल लेवल पे अगर बात करना शुरू करें तो गोल्ड के सिनेरियो में हमने उसका नॉर्मल राइज देखा है, पिछले साल 2 साल में एक एक्सपोनेंशियल राइज भी हमें देखने को मिला है। इसके बाद एक सैचुरेशन आना लाजमी था, उसके कारण वो प्राइसेस कम हुए हैं। हाँ। अभी हम वापस स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, और जो हम नॉर्मली आपसे हमेशा इस तरह का डिस्कशन करते आए हैं कि एसआईपी की तरह से लेना गोल्ड को ज्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि थोड़े थोड़े अमाउंट पे जब आपको लग रहा है कि उसके प्राइसेस कम हो रहे हैं या आपकी जरूरत नजर आ रही है, मान लीजिए शादी ब्याह के नाम पर आप उस समय लेना चाह रहे हैं या उसको ध्यान में रखते हुए भी लेना चाह रहे हैं, तो थोड़े थोड़े अमाउंट जब प्राइसेस कम हुए हैं उस समय लेना कहीं ज्यादा बेनिफिशियल है। किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट की यहां पर हमें बॉटम मिलेगा और उसके बाद ही राइज होगा, उसका इंतजार आप मत कीजिए। ये देखिए, ये आपकी बहुत अहम जानकारी लग रही है रजत जी की एसआईपी के जरिए आप सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं दर्शकों को, ये यहाँ पर आप सजेशन दे रहे हैं, एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ एसआईपी के तौर पर जो निवेश है वो बेटर होगा। एक और सवाल मेरा आपसे, देखिए ये तो हमने कर ली सोने को लेकर बातचीत, अब जरा चांदी पर आते हैं। चांदी के भाव जिस तरीके से आपने देखे कि चांदी में भी भयंकर इजाफा हमने देखा और मामूली गिरावट देखी, अब चांदी में निवेशकों को और साफ तौर पर आप क्या संदेश देंगे? इस बार फरवरी के महीने में हमने देखा कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा कीमतों में उछाल, रजत जी आपको याद होगा फेब के महीने में हमने देखा। अब मार्च से कहा जा रहा है स्थितियां सामान्य होने को थी, लेकिन अब युद्ध लगातार जारी है, कोई स्थिति नहीं नजर आ रही है कि युद्ध यहां पर जंग जो है वो रुके। अब ऐसे में क्या लगता है इन 6 महीनों में चांदी की गिरावट होगी या इसको बढ़ेगी, ये भी कीमत बढ़ेगी? चांदी का केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हाँ। सोने में जो डिमांड थी वो सेफ हेवन के तौर पे या फिर सिर्फ ज्वेलरी के तौर पे उसका इस्तेमाल है, लेकिन चांदी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है, जी। और चांदी का लगभग 50% से ज्यादा जो मांग आ रही है वो इंडस्ट्री के कारण भी आ रही है। अब आप देखिए, जब वॉर हो रहा है तो उस सिनेरियो में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो डाउन होती हैं, यानी कि उसमें नए इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाते हैं, वो इंडस्ट्री बढ़ नहीं पाती हैं, उनकी जो मांग है, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कम हो जा रही है। इस स्थिति में उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी भी मांग कम होगी, यानी कि चांदी की भी मांग कम होगी। तो इंडस्ट्री के सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो वॉर के टाइम पे हमें चांदी नीचे जाती दिख रही है, लेकिन वापस इसका रिवाइवल अगर देखा जाए तो अब एक और चीज देखिए, फरवरी का सिनेरियो जो मैंने आपको बताया कि गोल्ड के जो इंपोर्ट है वो 28% ज्यादा बढ़ा। बिल्कुल। अगर आप चांदी की बात करेंगे, ये 146% ज्यादा था, मतलब लगभग 150%, यानी 2.5 गुना से ज्यादा की डिमांड आई चांदी को लेकर ही, जिसमें इंडस्ट्री और लोगों का भी रुझान था, क्योंकि चांदी सोने से सस्ती है और लोगों ने देखा कि चांदी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी अगेन वो जो गैम्बलिंग वाले सिनेरियो आया कि हम थोड़ा पैसा इसमें लगाएंगे और ज्यादा राइज देख पाएंगे, वो आया। और जब भी ऐसा राइज आपको देखने को मिलेगा, करेक्शन जरूर आएगा, प्राइस जरूर नीचे गिरेगा। अब आगे के 4 5 6 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं, ये वॉर कितना लंबा चल सकता है या इसके कारण इंपैक्ट जो आने वाला है वो कितना लंबा हो सकता है। अगर आप इंडस्ट्रीज के सेंस में बात करेंगे और वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं जैसा पहले था, उस स्थिति में हो सकता है कि चांदी में थोड़ी सी गिरावट आए। लेकिन अगर गोल्ड राइज करता है तो उसके साथ साथ चांदी भी उसके साथ चलेगा और थोड़ा राइज उसमें हमें देखने को मिल सकता है। जो एक्सपोनेंशियल राइज हमें पहले देखने को मिला था वो भी हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़ा स्टैग्नेशन रहे, और उसमें ऊपर नीचे वाली चीज आ सकती है, जब तक कोई इंपॉर्टेंट अगर न्यूज नहीं आ रही है इससे जुड़ी हुई, कोई ऑल टुगेदर नई रिसर्च नहीं आ रही है, या ऐसा जैसे हो रहा है कि गोल्ड को बैंक अपने पास रखना चाह रहे हैं, वैसा कोई स्टेप चांदी के साथ नहीं लिया जा सकता। तो चांदी अपनी लगभग सामान्य राह पर एटलीस्ट अगले 4 5 महीने चलेगा। बिल्कुल सही बात है। सोने को जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए, निवेश को लेकर एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी होती है, चांदी में बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आता है। रजत जी, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, अगर बात की जाए क्यों आखिर कहा जा रहा है कि ये द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, और ऐसे में द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच कियोसाकी का ये दावा आप कितना सटीक मान रहे हैं? एक तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस और एक तरफ अमीर बनने का मौका, क्या कहेंगे? सृष्टि जी देखिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। हाँ। युद्ध एक है, पर रशिया और यूक्रेन का वॉर काफी समय से चल रहा है, उसने भी ओवरऑल सिचुएशंस को बहुत ज्यादा चेंज किया। जब ट्रम्प आए उसके बाद उन्होंने टैरिफ लगाया, वो टैरिफ वाला जो सिचुएशन था, डिफरेंट तरह की ट्रेड वॉर्स हुई, ये जो सिचुएशन था इसने ग्लोबल ट्रेड को खराब किया। तो उसके कारण डब्ल्यूटीओ लगभग अब डिफंक्ट हो चुका। ये जो सिचुएशंस हैं ये फाइनेंशियल क्राइसिस के ज्यादा पास लेकर जाती हैं। उसमें ऐसा कोई एलिमेंट आ जाता है जैसे ईरान वॉर, जिसने एनर्जी वाला जो सप्लाई है उसको भी रोक दिया। जब ये
इसमें ऐड ऑन किया जाता है, तब हमें लगता है कि हो सकता है रिसेशन या स्टैगफ्लेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे लगातार, यानी कि इन्फ्लेशन होगा। और उसके अलावा चूंकि लोगों को जो रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, इसके कारण इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाएंगी, जीडीपी राइज कम होगा। उस सिचुएशन में स्टैगफ्लेशन यानी स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन दोनों नजर आएगा। ये फाइनेंशियल क्राइसिस को बना सकता है। लेकिन अभी ये डिक्लेयर कर देना, अभी ये प्रेडिक्ट कर देना मेरे हिसाब से ज्यादा जल्दी है, क्योंकि पहली बात अभी हम थोड़ा सा एक थॉ देख रहे हैं ईरान वॉर जो हो रहा है उसमें, और ये चांसेस हैं कि कुछ समय में थोड़ा रिजॉल्व हो जाए। हाँ, चीजों को नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। रशिया और चाइना ने इनका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया है, उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यूरोप न्यूट्रल रहा है, उसको भी पॉजिटिव इससे मिलेगा। लेकिन इंडिया के लिए ये चीज थोड़ी नेगेटिव रही है, अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होने वाली है। तो कंट्रीज के हिसाब से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो आपदा में असर की बात होती है, जो प्रॉपर यूटिलाइज कर ये पाएगा आपने बहुत उसको, बड़ी उनको जानकारी बहुत दी अच्छा रजत जी। मैं आपको रोक रही हूं लेकिन फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये आपने बड़ी जानकारी दी कि इंडिया के हिसाब से ये नेगेटिव है, क्योंकि देखिए यहां पर कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि भारत में अर्थव्यवस्था पर कोई चोट नहीं पहुंचेगी। युद्ध के जो स्तर चल रहे हैं यहां पर लगातार चले आ रहे हैं। फिलहाल रजत जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम आपने जानकारी जनता को दी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिस तरीके से सोना चांदी बिटकॉइन बनाएगा आपको अमीर। कियोसाकी का ये दावा क्या कह रहा है, देखिए पहली तस्वीर पर आइए, कियोसाकी का बड़ा दावा। दूसरी तस्वीर, गिरने वाला है बाजार, लगातार आपको बता दें सेंसेक्स को लेकर ये खबरें आ रही हैं। तीसरी तस्वीर आपको ये बयां कर रहा है बिटकॉइन भागेगा और सोना चांदी क्या बचाएगा। अब ऐसे में देखिए तमाम सवाल, हम अर्थशास्त्री से भी ये चर्चा कर रहे थे अजय जी से, जिस तरीके से उन्होंने साफ कहा कि एसआईपी के जरिए दर्शकों जो निवेश है वो आपको मुनाफे में पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि तमाम युद्ध के बीच